G-Files, Big Debate. नमस्कार दोस्तों, आज बिग डिबेट में हम चर्चा कर रहे हैं सोनिया गांधी के राजनीतिक सफर की, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद अब पार्टी की कमान उनके हाथ में है। हालांकि सोनिया गांधी पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन अभी भी हैं, लेकिन पार्टी का काम मल्लिकार्जुन खड़गे के पास चला गया। 1998 में पहली बार सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। ये कोई 24 साल का वक्फा, जिसमें बीच में राहुल गांधी भी थे। इस 24 साल की राजनीति में सोनिया गांधी को क्या क्या मुश्किलें सामने आई, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या सलूशन उन्होंने प्रोवाइड किए, क्या उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक विजन था। इकोनॉमिक विजन मैं जानबूझ के ऐड कर रहा हूँ क्योंकि उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि जो सोनिया गांधी का एनएसी था, एनएसी उसने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसने एक देश को एक नई इकोनॉमिक धारा दी, वेलफेयर पॉलिटिक्स की, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की। उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विद्या सुब्रमण्यम जी हिंदू में रही हैं, हिंदू के थिंक टैंक में रही हैं, और लंबा समय उन्होंने पॉलिटिक्स को, सत्ता की पॉलिटिक्स को, अपोजिशन की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा है। और डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। पंकज श्रीवास्तव टेलीविजन में बड़े सीनियर पोजीशंस में रहे हैं और अखबारों में रहे हैं। शुरुआत करते हैं, और एक छोटा सा एक टेलीविजन उनका जो स्पीच का हिस्सा है 2004 का, जो कि बहुत माइलस्टोन है सोनिया गांधी के पॉलिटिकल करियर को समझने के लिए, उसको हम सुनाते हैं आपको। उसके बाद विद्या जी आपसे चर्चा शुरू करेंगे। जैसे आज तो मैं अपनी आत्मा की आवाज को मुखातिब करूं। आज मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना करूं। विद्या जी 1946 में इटली के एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुई सोनिया गांधी, और वो भारतीय राजनीति का एक केंद्र बिंदु बन गई और लंबे समय तक प्रभावित किया उन्होंने। बहुत चैलेंजेस आए शुरू में जब वो अध्यक्ष बनी, उसके बाद पार्टी टूटी भी, विदेशी मूल का मुद्दा भी शरद पवार ने उठाया, उसके बाद भी चैलेंजेस आते रहे। लेकिन 2004 में जो हमने स्पीच में सुना कि एक मौका आया जब पूरा यूपीए ने, यानी चुनाव जीतने के बाद 16 मई को यूपीए ने सारी 15 घटक पार्टियां थी, 15 कोalition पार्टीज थी, जिनकी मीटिंग में ये तय हो गया था कि सोनिया गांधी को ही अब उसका लीडर बना दिया गया, यानी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट उनके सामने थी। और फिर 18 मई की शाम को 7 बजे स्पीच हुई, जिसको हमने देखी, और सोनिया गांधी ने उसको टर्न डाउन कर दिया। कैसे देखती हैं आप सोनिया गांधी के इस पॉलिटिकल सफर को? सबसे पहले तो ये हमको ये क्लियरली समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जिस तरह से कुछ लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट ने मना कर दिया या सुषमा स्वराज ने कुछ नाटक किया, इसके वजह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप को इनकार किया। उन्होंने बहुत पहले से तय कर लिया था कि उनको नहीं बनना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी हालत में मनमोहन सिंह को ही बनाऊंगी। ये बात जो है काफी सारे लोगों ने जिनको मैं अच्छी तरफ जानती हूँ, और वो उन्होंने डायरेक्टली सोच के भी पता किया है इस बात को। और सबसे बड़ी बात तो प्रेसिडेंट कलाम उस समय के, उन्होंने किताब में लिख के मना कर दिया था कि ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि तुम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो। तो तरह तरह के रूमर्स थे, लेकिन उसने तो बहुत क्लियरली वो डिसीजन ले लिया था। उसके बाद उन्होंने मनमोहन सिंह को नॉमिनेट किया, फिर वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। पार्टी ने बहुत बहुत रोए लोग, पता नहीं कौन कौन क्या क्या, किसी ने कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, रेणुका चौधरी शायद, किसी ने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगी, ऐसे ऐसे करके। फिर लेकिन अल्टीमेटली वो सब मान गए और मनमोहन सिंह बने, और एक बहुत ही बढ़िया सरकार था 2004 to 2009।
क्योंकि बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिया गया, जो चाहे आरटीआई हो, एनआरईजीए हो, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो, मतलब जिस तरह से जो चीज़ों को ऐसे मतलब ऐसे उसको क्या कहते हैं, डोल के रूप में पहले देखा जाता था, उसको राइट के ट्रांसफॉर्म किया। ये डोल नहीं है, ये तुम्हारा राइट है। तुम जी राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एवरीथिंग, राइट टू जॉब, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये हमारे इतिहास में भारत ये पहली बार मेरे ख्याल से इस तरह हुआ कि वेलफेयर को एक राइट के तौर पे पेश किया गया। और इसमें तो सोनिया गांधी ने जो अपॉइंट किया था एनएसी, उनका बहुत बड़ा रोल था कि इसको किस तरह से लेजिस्लेटिव रूप दिया जाए, किस तरह से आगे लिया जाए। और एनआरईजीए तो आज तक उसका ये डिस्पाइट द फैक्ट दैट जब मोदी जी आए उन्होंने क्रिटिसाइज किया बहुत, उनके पहले स्पीच में उन्होंने कहा कि ये सबसे खराब चीज है, मतलब उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि इसको निकालना चाहिए। वही एनआरईजीए बाद में कितना काम आ रहा है, चाहे वो कोविड में हो या कहीं और चीज में हो। जब भी किसी के पास कुछ नहीं होता तो वहां चले जाते हैं नौकरी के लिए। तो ये सफिशिएंटली अप्रिशिएट नहीं हुआ है। और सोनिया जी ने इस दौरान और अगर हम पीछे जाते हैं 1998 से लेके, बिल्कुल ही ऐसा कभी मौका नहीं आया उन्होंने कभी पब्लिक में कुछ एंगर दिखाया, कुछ भी नाटक किया, कुछ भी ऐसे स्पीचेस या इस तरह से अनसिविल लैंग्वेज कहीं पे भी यूज नहीं किया। वही बिल्कुल एक डिग्निफाइड प्रेसिडेंट के रूप में, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए। शरद पवार ने उनको कहा कि फॉरेन मूल के हो, इसलिए नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और उसी शरद पवार के साथ लेटर ऑन एनसीपी बना, कांग्रेस और एनसीपी मिल के कितने बार अलायंस इलेक्शन हुआ। लड़ चुके हैं, कितने महाराष्ट्र में अभी भी वो जो उनका गवर्नमेंट बना था पहले भी दोनों मिलके लड़ चुके हैं। तो वही शरद पवार उन्होंने पता नहीं मुझे कहीं पे कहा या नहीं कहा, लेकिन क्लियरली वो रिग्रेट उनको लगा कि थोड़ा एक्सेसिवली कह दिया उन्होंने, इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। तो इस जो ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे तरीका है कि जो प्रेसिडेंटशिप चलाने वाली बात है, इतने डिग्निटी से डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने चलाया और कामयाबी भी दिलाई। 2004 में जो उन्होंने किया था, अभी पता नहीं आप लोगों को याद है, सबने मान लिया था कि वाजपेयी वापस आ रहे हैं। तब उन्होंने नीचे स्तर पर ग्राउंड लेवल पे संपर्क बनाया, फिर रैलीज की। और मैं एक बाद में जब मेरा टर्न दोबारा आएगा तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि मैंने एक किताब पढ़ा जो 2004 में कांग्रेस ने एक एड एजेंसी को यूज किया अपने पब्लिसिटी के लिए। जी उस एड एजेंसी की जो लेडी है उनका नाम है जयश्री सुंदर। उन्होंने एक किताब लिखा है कि डोंट फॉरगेट 2004 करके। अनफॉर्चुनेटली किताब को बहुत कम लोगों ने पढ़ा, लेकिन मेरे पास वो रिव्यू के लिए आया तो मैंने उसको पढ़ा था। उसमें वो लिखती हैं, वो बिल्कुल ही पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानती नहीं थी, कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कभी सोनिया गांधी से नहीं मिली, उसको पता भी नहीं था कि कौन कौन क्या क्या है, सिर्फ टीवी में कुछ लोगों को देखा, उसके अलावा उनको कुछ जानकारी नहीं थी। उसमें वो लिखती हैं किस तरह से सोनिया गांधी वो लगातार लगातार टायरलेसली उन्होंने कैंपेन किया। और ये भी लिखती हैं वो कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के बारे में, वो लोग मजाक उड़ाते हैं उनके एक्सेंट को लेके, उनके इटालियन ओरिजिन को लेके, लेकिन उनकी जो समझ है सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया शायद राहुल गांधी को भी उतना नहीं है। मतलब वो है जो सच्चे इसमें सेक्युलर और वेलफेयर दोनों मिला के जो भी बनता है, कांग्रेस का जो मूल है आइडियोलॉजी है, उसको वो रिप्रेजेंट करती थी, अंडरस्टैंड करती थी। तो वो बताती है उस किताब में कि एक जगह पे इन्होंने एक कुछ एड में एक मकान दिखाया था, उसमें एक दलित, तो
सोनिया गांधी ने कहा कि ये दलित का मकान नहीं हो सकता, वो कभी भी इस तरह का मकान उनके पास नहीं होता है, लैंडलेस लेबर या दलित इन लोगों के पास इस तरह का मकान नहीं होता है, प्लीज आप करेक्ट कीजिए इस विजुअल को। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग नगेट्स हैं उस किताब में। तो कुल मिला के द पिक्चर दैट इमर्जेस इज दैट शी वाज वेरी अंडरस्टेटेड, डिग्निफाइड, वेरी हार्ड वर्किंग, और उनकी तबीयत खराब हो गई, और फिर वो सारा स्कैंडल्स एंड करप्शन का चार्जेस का, मैं जब मानती हूँ कि बहुत सारे बहुत एग्जैजरेटेड चार्जेस थे उसमें, जितना हाँ जरूर था करप्शन, लेकिन जिस तरह से अन्ना हजारे ने किया, जिस तरह से वीएन राय ने उसको बड़ा चढ़ा के बोला, उससे और साबित हो गया विजया जी। हाँ क्या, वो तो कोर्ट में सारे मामले आके खत्म भी हो गए। हाँ, लेकिन उस समय जिस तरह से माहौल बना दिया गया था, आप देखिए, तो उसमें तो उस दौरान कोर्ट जिस तरह से बिहेव किया, और ये अभी जो कोर्ट की आप अगर देखेंगे, उसने कहा सीबीआई को केज पैरेट, और क्या क्या नहीं कहा, किस किस तरह से उन्होंने यूपीए को कैंपेन एक तो है रहा, और वही विशेष कैंपेन जो है वो राहुल गांधी के लिए 10 टाइम्स एम्पलीफाई होकर आया। और जब आपके पास दोबारा आएंगे विद्या जी, तो ठीक है, वही मैं कह रही थी, आप बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। चर्चा है कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के रिश्ते कैसे थे, और उस पर भी बात करेंगे। पंकज, ये बताइए कि जब 1996 की बात है, अमेठी में पहली बार सोनिया गांधी का पॉलिटिकल चेहरा देखा, जब वो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने अमेठी में पब्लिक मीटिंग की और ये कहा कि उनके पति की हत्या की जांच बहुत धीमी गति से चल रही है। ये पहला पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, लेकिन तब भी अंदाज नहीं था कि सोनिया गांधी कांग्रेस में अध्यक्ष बनेंगी और इस देश की 2 दशक से भी ज्यादा समय तक सेंट्रल फिगर रहेंगी देश की पॉलिटिक्स में। जब वो आई कांग्रेस में, तो आपको मालूम है कि तिवारी कांग्रेस बन चुकी थी, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी बाहर जा चुके थे, कुमार मंगलम, एक मूपनार की तमिल मंडल कांग्रेस बन चुकी थी दक्षिण में, वो भी कांग्रेस से टूटकर, ममता बनर्जी टीएमसी बना चुकी थी, तृणमूल कांग्रेस। इस तरीके की कांग्रेस को मिला सोनिया गांधी को, और उसके बाद फिर क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या हुनर है उनकी लीडरशिप में जो आपने देखा बतौर पत्रकार? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें समझना चाहिए कि सोनिया गांधी सिर्फ एक कोई राजनेता या एक व्यक्ति नहीं है। वो फ्रीडम स्ट्रगल में खास तौर पर जो कांग्रेस की कोर वैल्यूज है उसको रिप्रेजेंट करने वाली फैमिली की एक चेहरा है। देखिए, जब हम सोनिया गांधी की बात करते हैं तो हम एक लिगेसी की बात करते हैं, जिसको बहुत ये कहा जाए कि एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गांधी परिवार उससे रत्ती भर हटा नहीं है। और आज भी जब इस समय देश बहुत संकट में है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से, जिसको कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि ये आधुनिक भारत की सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि इसका कोई सीधा उद्देश्य तात्कालिक नहीं है कि आप गुजरात जीत लें, आप हिमाचल जीत लें, आप कहीं वोट बढ़ा लें, नहीं बढ़ा लें। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई नफरत हटाओ, इस देश में नफरत जितनी फैल गई है वो खतरनाक है, हटाओ उसे। और उसके लिए एक आदमी पैदल चलता हुआ उन फकीरों की तरह, उन संत महात्माओं की तरह, हमारे मध्ययुगीन संत कवियों की तरह चला जा रहा है, जिन्होंने युगों युगों तक यही बात कही हुई है। तो जब हम सोनिया गांधी की बात करते हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो 5 पीढ़ियों का जो बलिदान है, संघर्ष है गांधी परिवार का, उसको वो रिप्रेजेंट करती है। और कहीं से भी उस पे आंच ना आए, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है कुछ मामलों में बहुत यूनिक है। उस समय बहुत सारे तीसरी दुनिया के देश आजाद हुए, लेकिन एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र बनाने का संकल्प जो भारत ने लिया, ये एक मिसाल है दुनिया में। कहीं इस तरह का प्रयोग इस तरह से नहीं हुआ, खासतौर पर एक ऐसी सोसाइटी में जिसे हम फ्यूडल सोसाइटी कहते हैं, जहां जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना बड़ा विभाजन है। वहां पर भारतीयता नाम का एक नया तत्व लाकर, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी देन है
कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि वो एक आधुनिक भारत का हिस्सा है, और वो आधुनिक भारत हमारा जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो संघर्ष चला है 100 साल का, उससे जो उपजे हुए मूल्य हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। अदरवाइज देखिए, हमारी लड़ाई तो ब्रिटिश इंडिया से थी और ब्रिटिश इंडिया को आजादी मिली, लेकिन इसके साथ साथ 550 से ज्यादा रियासतों की जनता ने भी उस फ्रीडम मूवमेंट को इस तरह से आत्मसात किया कि वो सभी रियासतें भारतीय संघ में आई, और वो जनता के दबाव की वजह से आई है, नहीं तो सभी आजादी चाहते थे। और आप जानते हैं उस समय आज जो सबसे बड़े राष्ट्रवादी अपने को बनते हैं उनकी क्या भूमिका थी उस समय। त्रावणकोर ने जब अपनी आजादी की घोषणा की तो सावरकर महोदय ने उनको बधाई का संदेश दिया, ये हकीकत थी। तो पूरे देश को एक रखना, एक समाजवादी यानी कि गरीबों की ओर झुकी हुई नीतियों के पक्ष में पूरी एक तरह से लॉबिंग करना, और एक धर्मनिरपेक्ष भारत की, एक ऐसे भारत की जिसमें राज्य किसी धर्म के प्रति अतिरिक्त अपना स्नेह या किसी के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन न करे, बल्कि सबके साथ एक समान व्यवहार या समान दूरी बनाकर रखे और कहे कि भाई ये लोकतंत्र है, ये परलोक तंत्र नहीं है। और लोकतंत्र का मतलब जो लौकिक यानी जो दुनियावी चीजें हैं उसको हल करना है, उसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो कांग्रेस की ये जो पूरी विचारधारा है इसको रिप्रेजेंट गांधी परिवार करता है। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उस समय किस तरह से कांग्रेस छिन्न भिन्न हुई थी, और उसमें सिर्फ गांधी परिवार ही था जो शायद सबको एक रख सकता था। जितने धड़े थे वो सब एक हो सकते थे, और वो इतिहास ने इस बात को सिद्ध भी किया कि जब सोनिया गांधी आई तो किस तरह तिवारी कांग्रेस ने फिर से कांग्रेस पर विलय किया, और किस तरह 19 राज्यों में सरकार बनी, और किस तरह फिर 10 साल लगातार केंद्र में सरकार चली। तो वो गांधी परिवार, जिसको विपक्ष आमतौर पर कहता है कि भाई बहुत लोग बुद्धिजीवी लोग भी लेख लिखते हैं कि भाई इनको हटाओ तभी कांग्रेस का कुछ होगा, सच्चाई यह है कि यही कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। तो जब ये हटते हैं तो कमजोर होते, और इसीलिए जब सोनिया गांधी ने यह महसूस किया, देखिए राजीव गांधी जी के बाद ऐसे बहुत से बातें लोग कहते हैं, विद्या जी बेहतर बताएंगी, कि अगर सोनिया गांधी दावा करती राजनीति में आने की कोई रुचि रखती तो शायद उनको गद्दी भी मिल सकती थी या कोई भी पद मिल सकता था, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से राजनीति त्याग दिया। ये कांग्रेस जनों का दबाव था कि वो 6-7 साल बाद फिर राजनीति में वापस आई, और किस तरह ये कांग्रेस जनों का ही दबाव था कि उन्होंने कांग्रेस की मजबूती के लिए सोनिया गांधी को एक तरह से कहा कि नहीं आप ही संभाल सकती हैं, और सोनिया गांधी ने अपने गांधी परिवार की उस विरासत का सम्मान करते हुए कि कांग्रेस को बचाना उनका एक नैतिक दायित्व है, कांग्रेस को मजबूत रखना उनका एक नैतिक दायित्व है, और कहीं ना कहीं जो भारत की का जो हमारा मूल संवैधानिक सोच और मर्यादा है उसको मजबूत करना उनका नैतिक दायित्व है। उसके बिना पर वो आई, और फिर उसके बाद जो चमत्कार हुए अभी उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन जो बातें कही जाती हैं कि साहब उस समय सोनिया जी की चलती थी और मनमोहन सिंह जी का तो कोई वजूद नहीं था, ये बहुत ही मतलब ये इस पर बात करेंगे, इस पर पंकज बात करेंगे। अभी हमारे पास लंबा समय है चर्चा का, कोई जल्दी नहीं है। जो आपने कहा कि ये ट्रेनिंग थी इंदिरा गांधी की, और जिसको उन्होंने देखा था तो उनको तमाम सारी मुश्किलात थी, हिंदी अच्छी नहीं आती थी, और कांग्रेस की जो गुटबाजी वाली पॉलिटिक्स है वो उससे शायद उनका वास्ता नहीं पड़ा होगा, लेकिन एक ट्रेनिंग जरूर थी परिवार में रहकर, जिसकी वजह से उन्होंने सफलता जो है हासिल की, और लगातार वो पार्टी को यूनाइट रखने में लंबे समय तक कामयाब रही। कुछ लोग छोड़कर गए भी, लेकिन पार्टी स्प्लिट उस तरीके से नहीं हुई जैसा कि सीताराम केसरी के समय या उसके पहले हुई। विद्या जी, अगर मैं सोनिया गांधी को एनालाइज करूं तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि जो एनएसी के अंदर काम हुआ, यानी एक ये भी डिबेट है कि 2 पावर सेंटर्स थे 10 जनपद और 7 रेस कोर्स के बीच में, लेकिन कहीं वो विजिबल नहीं हुआ, कहीं उसमें कोई बदमजगी नहीं आई कि कोई जो है वो लाइन क्रॉस हो रही हो। लेकिन हाँ, जो यूपीए की अगर उपलब्धियां आप गिनेंगे
और आगे आने वाले वक्त में भी उसकी गिनती होगी, वो इतिहास में दर्ज होगा कि जो इसकी चर्चा आपने की कि पहली बार ये हुआ कि जिसको अभी आजकल मोदी जी बदनाम कर रहे हैं या उस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं उसका, कि रेवड़ी बांटी जा रही है। तो ये जो सब्सिडीज हैं या जो पे बैक है, जो टैक्स पेयर का जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है पूरी, उसको राइट के साथ जोड़ने का काम, चाहे वो ज्यादरेस को एनएससी में लाकर हो या अरुणा रॉय को एनएससी में लाकर, या तमाम सारे ऐसे अर्थशास्त्रियों को, एक्टिविस्ट को लाकर हुआ, ये एक नई परिभाषा जो है वो मिली एनएससी के जरिए। और ये फ्रिक्शन भी सरकार से उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि दो बहुत एक्सट्रीम इकोनॉमिक्स काम कर रही थी। एक मनमोहन सिंह, उनका जो इकोनॉमिक एजेंडा था नियो लिबरलिज्म का था, और साथ में ये। तो आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप कहना चाहती हैं इसमें? देखिए, ऐसा है कि हाँ, जरूर उनका शायद दृष्टिकोण चीजों को देखने का अलग हो सकता था। जैसे आपने कहा, मनमोहन सिंह तो एक तो वो अमेरिका से बहुत नजदीक रिश्ता चाहते थे, नजदीकी रिश्ता चाहते थे। फिर न्यूक्लियर जो डील चाहते थे। उसके बाद वो ग्रोथ एजेंडा पे उनका ज्यादा ध्यान था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इसके खिलाफ थे कि वेलफेयर, उनके माइंड में भी बहुत क्लियर था कि वेलफेयर और ग्रोथ दोनों साथ ही जा सकते हैं। तो ग्रोथ विद अ ह्यूमन फेस वगैरह वगैरह, उस समय आपको याद होगा कि उसका नाम दिया जाता था कि ये जो ग्रोथ है इसको अकेले हम लोग नहीं देख सकते हैं कि सिर्फ एक तरफा ग्रोथ हो। और जहाँ तक उनके पर्सनल रिलेशन, मेरे ख्याल से बहुत ही कॉर्डियल था। दोनों के स्वभाव आप देखेंगे तो दोनों ही बहुत शांत, बहुत सोबर, बहुत ही क्या कहते हैं, मैच्योर किस्म के दोनों ही थे। सवाल ही नहीं उठता था कि कहीं पे भी उनका जो डिफरेंसेस अगर होता भी कि पब्लिक में आए। लेकिन काफी सारा चर्चा हुआ। मैंने कहा था ना आपसे, मैंने एक बार मैंने कुछ आरटीआई किया था उसमें कि कितने बार उन दोनों ने डिसएग्री किया, इस तरह का कुछ था। और बहुत ही मतलब चौंका देने वाली बात ये थी कि ज्यादातर ऐसे ही लगा कि दोनों के बीच में इतना ज्यादा वो मिसअंडरस्टैंडिंग या इतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं था जितना कि पब्लिक में परसेप्शन में था। और नहीं तो 10 साल कैसे चल सकता था, आप खुद ही सोचिए। ऐसे तो संभव ही नहीं है कि अगर पार्टी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में अगर बिल्कुल ही बन नहीं रही है, दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो कैसे दोनों मिलके कैसे मतलब क्लियरली ये पार्टी चला रही थी। वो जो उन्होंने पहले ही तय किया था कि एक का काम है पार्टी देखना, एक का काम है गवर्नमेंट देखना। और मैंने खुद ही लिखा था कि ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है कि एक दूसरे को मतलब अलग अलग एक तरह से जॉब दिया गया और दोनों ने अच्छे से निभाया भी। ये सब अच्छे से हो रहा था अंटिल 2010-2011 के तक। तब सब कुछ जाके बिगड़ गया। और तब तक तो मतलब 2009 में तो उनको रिन्यूड मैंडेट ही एक तरह से मिला ना। इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो ठीक किया होगा, नहीं तो कैसे उनको मिलता। और जहाँ तक हाँ, एक दो बार तो ऐसा लगा, दो चीज। एक बार तो राहुल गांधी ने जो पेपर सबके सामने वो कैबिनेट पेपर था शायद, वो उसको टेरअप किया। एक और बार ऐसे हुआ कि NREGA को एक्सटेंड करने की बात आई, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसका सारा वो बना दिया उसका कि यहाँ इतने डिस्ट्रिक्ट से ले जाके उसको शायद पूरे इंडिया में या बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में उसको फैलाना है। तो राहुल गांधी ने आके ऐसा लगा लोगों को कि जिस तरह से राहुल गांधी ने उस मामले को उठाया कि राहुल गांधी के कहने की वजह से उन्होंने किया। लेकिन मुझे अंदर की बात पता है कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये सब अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो छोटी छोटी बातें हैं उतनी। आज की तारीख में तो अगर आप राहुल गांधी से मनमोहन सिंह के बारे में पूछेंगे या मनमोहन सिंह को से पूछेंगे राहुल गांधी के बारे में, मैं 100% कन्विंस्ड हूँ
कि उन दोनों को तारीफ ही करेंगे दोनों एक दूसरे की। तो ये एक तरफ से एक पार्टी में जो अभी कहीं पे भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अमित शाह जिस तरीके के लैंग्वेज यूज करते हैं, मोदी जिस तरह के लैंग्वेज यूज करते हैं, ये यूनिक है इस पार्टी के अंदर कि जितने भी लीडर्स थे इतने वो एक दूसरे से जब बात करने का तरीका, पब्लिक में पेश आने की तरीका, लैंग्वेज जिस तरह से यूज किया। और सबसे बड़ी बात, इतने मनमोहन सिंह ने का इतना, मतलब लोग भूल गए हैं कि अभी बताते हैं मोदी जी के बारे में, लेकिन मनमोहन सिंह को ग्लोबल रिकग्निशन था एज अ वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट। और सारे के सारे, ओबामा से लेके सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर पूरे ग्लोबल लेवल पे उनका ही वाज वेरी अक्लेम्ड। उसके बावजूद कभी भी उन्होंने शो ऑफ नहीं किया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहां जाके पढ़ा हूँ, मैं इतना गरीब था। ये जो बहुत बन गई है ना, मैं इतना गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, झोला है, वो है। कभी भी कौन यकीन करेगा कि ये हैं, ये एक जमाने पे ट्यूबलाइट में नीचे स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ा करते थे, फिर वहां से वो इतना ऊपर आए। ये सब बहुत एक तरह से तो बहुत ट्रेजेडी है कि इनफ लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं और इसको सबको एक तरीके से डिसमिस किया जाता है। ये तो खैर देखिए विद्या जी, ये सब तो कॉर्पोरेट जो लॉबीज हैं उनकी बनाई हुई कहानियां हैं। और ऐसी कहानी राहुल गांधी के बारे में भी कॉर्पोरेट ने बनाई है। पंकज, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोनिया गांधी की जो लेगेसी है, यानी 2 बार सरकारें बदलाई, जैसे विद्या जी बता रही हो, जो फैक्ट भी है कि 2 बार उनकी अध्यक्षता में सरकार बनी, एक बिखरी हुई पार्टी और एक यूपीए बना। अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल गांधी एक पब्लिक फेस है। वैसे ही 2 एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट की बात विद्या जी ने की, एक नया एक्सपेरिमेंट दोबारा हो रहा है कि पार्टी का हाईकमांड खड़गे जी के पास है और पार्टी का जो पॉपुलर फेस है या पब्लिक फेस है, जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी है। ये क्या वैसे एक्सपेरिमेंट चल पाएगा? और सोनिया गांधी की पॉलिटिकल लेगेसी क्या 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 रहेगी अब खड़गे साहब के समय में? देखिए, सोनिया गांधी की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो कांग्रेस की प्रो पीपल नीतियों में रिफ्लेक्ट होती है कि अगर जितने अधिकारों की बात जो आपने अभी कही, चाहे सूचना का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, एक तरह से कहा जाए ये भारतीय विधि व्यवस्था का, मैं समाज का तो नहीं कहूंगा, क्रांतिकारी रूपांतरण है। इसकी कल्पना ही कभी नहीं की गई थी कि इस देश में भोजन या शिक्षा या रोजगार आपका कानूनी अधिकार हो सकता है। कल्याणकारी राज्य इनकी व्यवस्था करेगा और उसे करना चाहिए, ये भाषा तो थी, लेकिन ये कानूनी गारंटी है। एक नागरिक खड़ा होकर सरकार को इस मामले में कटघरे पे खड़ा कर सकता है, ये सोनिया गांधी ने कराया। और सोनिया गांधी ने एक तरह से कांग्रेस के ही, वो सोनिया गांधी की कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं, कांग्रेस की जो पूरी लिगेसी है, जो फ्रीडम स्ट्रगल से चली आ रही, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी नीति आपको बनानी है तो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को देखिए कि उस पर उसका क्या असर पड़ता है। तो वो जो संसाधनों की जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ी, वैसे वैसे इस दिशा में कल्याणकारी राज्य जाए कि एक व्यक्ति, एक बच्चा जब स्कूल जाए तो वो कहे मुझे भोजन भी दो, मुझे खाना भी दो, मुझे पौष्टिक भोजन दो, सिर्फ खाना नहीं, मुझे पौष्टिक भोजन दो, और ये उसका राइट है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। अगर आप कहीं दूर खड़े होकर देखें तो भारत जैसे देश में, दुनिया के बहुत से देशों में इन वादों और इन नारों के नाम पर खूनी क्रांतियां हुई हैं। यहां पर खूनी क्रांति नहीं हुई, यहां पर संक्रांति हुई, यानी जैसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। ये क्रांतियों से ज्यादा मुतवातिर यानी मुसलसल या लगातार चलने वाली संक्रांतियों का देश बना। और सोनिया गांधी उसकी सबसे जो कहा जाए पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी एक जो नैतिक प्राधिकार वाली, एक जो मॉरल अथॉरिटी के साथ जिन्होंने बिना किसी पद पर रहे ये काम किया। और हमारी पूरी हिस्ट्री में ये बात है, गांधी जी कांग्रेस में मेरा ख्याल है 34-34 के बाद मेंबर भी नहीं रहे, लेकिन गांधी का मॉरल अथॉरिटी इतनी बड़ी थी
क्योंकि लोग जानते थे इन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये एक त्याग करने निकले हैं, इन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये इस देश के लिए कर रहे हैं, तो देश उनके साथ खड़ा हो गया। जिस पार्टी के वो मेंबर नहीं थे, उस पार्टी में क्या होगा ये भी गांधी जी की इच्छा से तय होता था। तो आज जब आप बात सोनिया गांधी की कर रहे हैं, तो मैं उसे कंटिन्यूएशन में देखता हूं कि जो प्रो पीपल पॉलिटिक्स है, लेफ्ट टू द सेंटर पॉलिटिक्स है, या जो स्टेट को ज्यादा वेलफेयर स्टेट कैसे बने, कैसे जवाबदेह बने, इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा कानूनी आधार और अधिकार बने, सोनिया गांधी ने उसको एक स्तर तक संभव किया। अब आज जब आप खड़गे और राहुल गांधी का उदाहरण दे रहे हैं, तो खड़गे जी भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। खड़गे जी स्वतंत्रता आंदोलन से जो उभरी पीढ़ी थी राजनेताओं की, उनसे जो सीधे दीक्षित हुए, उनसे ट्रेंड हुए जो लोग हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो आदमी 69 में अध्यक्ष रहा शहर का, गुलबर्गा का, और फिर वो 72 में एमएलए होता है और लगातार 9 बार जीतता है, फिर 2 बार वो संसद के लिए जीतते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में वो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, तो वो कोई सामान्य व्यक्ति वो भी नहीं है। उनके सामने पूरा वही उस लिगेसी की जिसकी हम आप बात कर रहे हैं इतनी देर से, उस लिगेसी को सबसे बेहतरीन तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ कि वो दलित परिवार से आए हैं, मैं वो बात नहीं करना चाहता हूँ। वो कांग्रेस की उसी लिगेसी की बात कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस का जो पॉपुलर और लीडर रहा है वो अलग रहा, ये बहुत बार रहा। इवन नेहरू जी के समय रहा। नेहरू जी मेरा ख्याल है सन 54 के बाद वो अध्यक्ष नहीं रहे, या भी आप अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी के समय बहुत सारे अध्यक्ष हुए, बाद में भी अध्यक्ष होते रहे हैं, जगजीवन राम भी अध्यक्ष हुए, बहुत लोग अध्यक्ष हुए, तो ये कोई नई बात नहीं हो रही है। और जब विपक्ष में आप हैं तो शायद ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जो हमारा पॉपुलर लीडर है, जिसे पूरे देश में जिसकी एक अपील है, उसे देश भर में घूमना है, जाना है, वहीं पर संगठन पर पूरा फुल टाइम जोर देने वाला भी एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए। तो ये बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। मेरा ख्याल है इसके आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट जरूर दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो तमाम बातें होती थी परिवारवाद की वगैरह वगैरह, उसमें कोई दम वैसे भी नहीं रह जाएगा। अगर ये कोई परिवारवाद है तो संघर्ष, शहादत का और बलिदान का परिवारवाद है, जो तो रहेगा। उसके जो लोग ये कह रहे हैं साहब कि वो राहुल गांधी की ही चलेगी, उन्हें जानना चाहिए कि भाई अगर लोग या कांग्रेस जन राहुल गांधी या गांधी परिवार के प्रति इतने आग्रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार उनको हर महीने कुछ तनख्वाह देता है, बल्कि वो जो 5 पीढ़ियों का संघर्ष है, जिसमें स्वरूप रानी के सर पर पड़ी इलाहाबाद की सड़कों की वो लाठी की धमक भी है, कमला नेहरू का जेल जाना भी है, नेहरू जी का 10 साल का संघर्ष है, इंदिरा गांधी का संघर्ष है, इस देश को बनाने में, संवारने में, इस देश के फ्यूडल सिस्टम को ब्रेक करने में, बैंकों के नेशनलाइजेशन से लेकर और जमींदारी उन्मूलन तक के जो महान प्रयोग इस भारत भूमि में संभव हो पाए बिना खून बहाए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए कांग्रेस जन जब खड़ा होता है तो उसे गांधी परिवार नजर आता है। इसलिए गांधी परिवार कांग्रेस की शक्ति था, शक्ति है और शक्ति रहेगा। इस तरह के बहुत से प्रयोग आएंगे। खड़गे जी ने अभी कहा कि 50% पद वो युवाओं को देंगे, 50 की उम्र से कम वालों को, ये भी सब होगा। लेकिन गांधी परिवार और खास तौर पर जिस दिशा में राहुल गांधी जिस तरह से चल रहे हैं कि वो तमाम राजनीतिक शतरंज और बिसात से ऊपर इस देश की आत्मा पर दस्तक देने वाले एक संत राजनेता के रूप में आज सामने आए हैं, जिसकी गूंज शायद सदियों तक सुनाई पड़ेगी। विद्या जी, अगर सोनिया गांधी की हम बात कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल लीगेसी की बात कर रहे हैं, तो एक बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा समाज जो है वो बहुत पेट्रियार्कल समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, और पॉलिटिक्स उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उसमें रैलियां करनी होती हैं, प्रचार पे जाना होता है। वर्किंग कमेटी को आप देखें तो उसमें बहुत कम महिलाएं हैं, AICC को देखें तो कम महिला, और ये कोई कांग्रेस की बात नहीं है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी में है। तो एक महिला, वो भी इटली में पैदा हुई महिला, जिसको हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती, उसने कितनी मुश्किलें झेली होंगी, या किस तरह से उनका जो चैलेंज रहा होगा एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जगह बनाना, और केवल वो नेहरू परिवार, गांधी परिवार के आने से संभव नहीं होता है।
दिया जी। नहीं मेरा नहीं है, मेरा है। हाँ बोलिए। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये कितना चैलेंजिंग था सोनिया गांधी के लिए एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जगह बनाना और पार्टी को लीड करना और पार्टी को विक्ट्री पोडियम तक पहुंचाना 2 बार, और फिर अपोजिशन की पार्टीज भी बीच बीच में वो करती नहीं, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो बहुत विशियस है। उसमें कॉर्पोरेट भी एक बराबर का प्लेयर है अपने मीडिया के जरिए और बहुत साजिशों के जरिए। पॉलिटिक्स में अपोजिशन जो है वो दुश्मन हो चुका है। ऐसे समय में पॉलिटिक्स करना कितना मुश्किल काम। नहीं अब तो मतलब आप देखिए कि जिस तरह से आप कह रहे थे विशियस पॉलिटिक्स, आप सोच भी नहीं सकते कि अब हम लोग अगर 2004 या 2009 की बात करें तो तब तो ना इस तरह का सोशल मीडिया था, ना इस तरह का हिंदुत्व का खुल के आना। और अगर आप आज के तारीख में ट्विटर अगर में हैं आप, और ट्विटर खोलिए और वो जो पहला पन्ना पेज होता है ट्विटर का जिसमें ट्रेंडिंग आपको दिखाई देता हर रोज मैं उसको देख के मेरा दिल घबरा जाता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हर रोज उसमें सिर्फ मुसलमान को गाली देना, गांधी परिवार को गाली देना, सिर्फ इसके अलावा कुछ है ही नहीं वहां पे। इतना उनको ना जानकारी है, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम है, ना पॉलिटिक्स के बारे में कुछ मालूम है, ना गांधी परिवार के बारे में मालूम है, ना कांग्रेस के बारे में कुछ मालूम है। लेकिन बस अगर मालूम है तो सिर्फ गाली देना और गांधी परिवार को गाली देना, सोनिया गांधी को गाली देना, राहुल गांधी को गाली देना। आई मीन किस तरह से आप खुद ही देखिए। आप जो बता रहे थे राहुल गांधी का यात्रा, कितने मीडिया ने कहाँ कहाँ कवर किया, टीवी ने कहाँ कवर किया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कहाँ तक कवर किया। अगर यही यात्रा मोदी जी करते या अमित शाह करते या कोई और बीजेपी से करता तो उसको किस तरह से कवरेज मिला होता। और बल्कि कवरेज को छोड़िए उसके खिलाफ ही बात करते हैं। अच्छा उसमें इसलिए ना इस माहौल में अभी जिस अगर आप सोनिया कहेंगे तो बस शुरू हो जाएगा उसको गाली देना। और अभी जब लोग सुनक के प्रधानमंत्री बनने से इतना सेलिब्रेशन हो रहा है, इतना सब लोग बहुत खुश हैं, यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडिया ने यूके को कॉलोनाइज कर दिया, ये वो सब। अगर आप पॉइंट आउट करते हैं कि आपने एक सोनिया गांधी को यहाँ पे कुछ बनने नहीं दिया, मतलब वो तो कांग्रेस प्रेसिडेंट तो बनी रही क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनको चाहती थी, नहीं तो देश में आपने उसको आने नहीं दिया। तो अगर आप कहते हैं कहेंगे तो आपको कितना गाली देंगे। अब आप कह नहीं सकते, कुछ बता भी नहीं सकते कि ये ऐसे बात है। वो कहेंगे कि वो सुनक तो वहाँ पैदा हुआ था, वो तो इट्स इमेटेरियल ना। हमारे जो यूके और इंडियन जो पॉलिटिक्स पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पैदा होना है, जरूरी नहीं है। आप बाहर भी अगर पैदा होते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन इस तरह से माहौल में मैं तो डरती हूँ कि पता नहीं राहुल गांधी का भी क्या होगा आगे चल के, क्योंकि इस तरह के भाषा उनके खिलाफ यूज किया जा रहा है, जिस तरह से उनका ट्रोलिंग हो रहा है, जिस तरह से एक इमेज बना दिया गया है कि वो पप्पू है, बुद्धू है। जो सुब्रमण्यम स्वामी है वो कभी भी राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, वो बुद्धू ही बोलेंगे, बुद्धू ने ये किया, बुद्धू ने वो किया, वैसे वैसे, जैसे कि उनके लीडर बहुत कोई महान पढ़े लिखे आदमी हैं। ऐसा 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 इसमें इस तरह मेरे ख्याल से अभी तक इंडिया में कभी भी इस तरह का चैलेंज नहीं आया है कि इतना जो पूरा पॉलिटिक्स को इतना विशिएट किया गया है, ये कभी नहीं आया है। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि जो जिस तरह से ये इलेक्शन हुआ पार्टी में, उसको क्यों गांधी परिवार ने, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ये क्यों इम्प्रेशन दिया कि खड़गे जी जो है उनका नॉमिनी है और थरूर जो है उनके खिलाफ खड़े हुए थे। ये जो मैसेज मेरे ख्याल से अच्छा नहीं गया, क्योंकि चाहे वो
मुझे लगता है कि अगर खोल के आपने उनको कंटेस्ट करने दिया, बिल्कुल इंटरफियर नहीं किया, कहीं से भी आपने ये इंप्रेशन नहीं क्रिएट किया होगा कि हमारा कैंडिडेट है, हमारा चुना हुआ आदमी है, फिर भी खरगे जी जीतते, शायद इतने बड़े मार्जिन से नहीं, लेकिन जीतते जरूर। क्यों ये किया? इसका पता है, इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है कि क्योंकि गांधी फैमिली जो है 1 इंच भी सीड करना नहीं चाहती है। मतलब उनको डर है कि कोई और आ जाए, तरूर उनके जैसा नहीं है, कोई और भी आ जाए तो उनके जैसा नहीं होगा, तो अपना ही आदमी जो जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं वो उनको चाहिए था। ये मुझे थोड़ा सा ये ठीक नहीं लगा कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये लेकिन इसकी कोई मुझे नहीं मालूम विद्या जी कि ये कहाँ आपने देख लिया, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा कोई पब्लिक स्टेटमेंट या पब्लिक जेस्चर ऐसा दिखाई नहीं दिया। एक इम्प्रेशन जरूर था कि खड़गे साहब हैं, और ये कांग्रेस में हमेशा से रहा। देखिए आप 1997 का इलेक्शन याद कीजिए केसरी जी का, तो सीताराम केसरी के खिलाफ शरद पवार और राजेश पायलट खड़े थे। शरद पवार को 882 वोट मिले, राजेश पायलट को 600 वोट मिले, 600 कुछ वोट मिले, और सीताराम केसरी को 6000 से भी ऊपर वोट मिले। तो वो वहां अंदर से वो कांग्रेस की परिपाटी रही है कि वो एक ऑफिशियल ऑफिशियल कैंडिडेट होता है। तो वो खड़गे साहब ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर देखे गए। इसमें कोई वो ये कांग्रेस की परिपाटी रही है। फिर भी दूसरी पार्टियों में जहां पे प्रेस रिलीज से बता दिया गया कि अगला प्रेसिडेंट नहीं वो तो है। आई मीन जो लोग ये बात बार बार कह रहे हैं कि ये किस तरह का इलेक्शन है, उन्हीं के आदमी, उन्हीं के कैंडिडेट है जिनको आपने वहां पे पपेट के तौर पे बिठा दिया, उनका क्या हालत है? मतलब कैसे, एज इफ नड्डा जी या कोई इलेक्शन लड़के आए क्या? ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ कि चाहे नड्डा जी हो या कोई। समझ में आती है, हाँ? एक बात जो समझ में आती है कि देखिए थरूर भी कांग्रेस के अंदर भी वो कैंप एक चीज आप मुझे समझना चाहूंगी आपसे कि अभी मुझे पक्का इन्फॉर्मेशन, मैंने देखा नहीं है उस लिस्ट को, मुझसे कहा गया कि जो 43 कमेटी मेंबर्स बनाए हैं उसमें थरूर नहीं है। क्यों ऐसा किया? उनको ले लेते ना उसमें। फिर ये इससे ऐसे करेंगे तो आपको क्या इम्प्रेशन जाएगा कि कोई किसी तरह से उनको एक रिबेल की तरह से देखा जा रहा है, क्या है ये? हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जो भी कमेटी बनाई उसमें वो G23 वाले भी बहुत से लोग हैं। थरूर साहब को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि थरूर का परसेप्शन ये रहा कि थरूर साहब और खड़गे अलग अलग इकोनॉमिक कैंप के हैं, और वो न्यू लिबरलिज्म के कैंप के हैं, जो G23 भी काफी कमोबेश है, और खड़गे साहब की जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स है वो गांधी फैमिली के या उसके करीब मानी गई। तो उससे एक इम्प्रेशन जरूर गया कि वो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। लेकिन ये कांग्रेस में होता रहा है, ये मैंने पहले भी देखा कि ये होता रहा है कि कांग्रेस की ये परिपाटी है। पंकज, कंक्लूडिंग के रिमार्क आपसे, क्योंकि अब समय हमारा खत्म हो रहा है, कि देखिए कॉर्पोरेट अब बिल्कुल खुले तौर पर है, और जिसकी चर्चा विद्या जी ने कई बार की कि वो जो NSE के अंदर जो पॉलिसीज बनी, जो प्रो राइट अधिकारों को डिफाइन किया गया। अच्छा, एक चीज कहना चाहूंगी इधर इसी के बारे में। आपने नोटिस किया वो राइट वाला बात अभी कोई नहीं करता। राइट जो पहली बार राइट की बात हुई, आप पंकज भी बता रहे थे कि ऐसे पहली बार हुआ कि जो चीज को हम भीख की तरह, डोल की तरह दिया जाता था, उसको राइट्स बना दिया गया। अभी आप देखेंगे तो वही वेलफेयर मोदी जी भी कर रहे हैं। वो जो यूपी में क्या था, लाभार्थी बना दिया, एक वर्ग ही बना दिया कि लाभार्थी है करके। मतलब ये क्या है? ऐसे कोई वोटर्स होता है कि जो लाभार्थी हैं? तो ये सब बनाने के बाद वो कह रेवड़ी की बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जो राइट की जो बात हुई थी, राइट की जो बात पहली बार आई और वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, और लोगों को जॉब
मतलब ऑन डिमांड देने की बात हुई, उसको तो खत्म कर दिया, उसकी बात ही कोई नहीं कर रहा आजकल। राइट उसका इंस्टीट्यूशनली उसको विद्या जी खत्म करने की बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ने केवल वहां तक रुका नहीं कि प्रधानमंत्री रेवड़ी कहा, इलेक्शन कमीशन ने एक पेपर निकाला, आपने भी देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आप फ्री बीज पे आप वेट कराओगे फाइनेंस सेक्रेटरी से या उसको मत रखो। उसके बाद अब सीएजी भी उस पे कूद गया। सीएजी का क्या मतलब है? सीएजी तो सरकार के खर्च होने के बाद उसका हिसाब किताब करता है ना। हाँ। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में ये इंटरवेंशन जो है डेमोक्रेसी में, ये ब्यूरोक्रेसी के जरिए, इंस्टीट्यूशंस के जरिए किया जा रहा है। ये उसी को रिवर्स करने की बात हो रही है जो राइट बेस्ड इकोनॉमी बनाई गई, वेलफेयर इकोनॉमी बनाई गई। पंकज, क्या आपको लगता है, क्योंकि मेरा भी इस तरफ रुझान यही है कि जो राइट बेस्ड इकोनॉमी बनाई गई, जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस, तो ये जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात है वो पहली बार यूपीए सरकार के दौरान आई कि उसको कानूनी रूप से, अगर मनरेगा में वेजेस नहीं मिलेंगी या काम नहीं मिलेगा जितने दिन का, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर वो अकाउंटेबल है, लीगली अकाउंटेबल है, पेनल्टी देना पड़ता, उसमें पेनल्टी देना पड़ता, वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई, वो अधिकार माना गया। तो ये जो कॉर्पोरेट का खुला समर्थन मोदी सरकार को या मोदी साहब को रहा 2012-13 के बाद से ही, जिस तरीके का मीडिया है, जिस तरीके का कैंपेन है राहुल गांधी के खिलाफ, जिस तरीके का कैंपेन इस तरीके की वेलफेयर इकोनॉमिक्स के खिलाफ है, तो क्या ये वही कांग्रेस के प्रति जो प्रोजेक्ट है नफरत का, या सारे अपोजिशन के प्रति, उसमें लालू यादव को भी गिनूंगा मैं, उसमें और भी डीएमके को भी गिनूंगा या उद्धव ठाकरे को भी गिनूंगा, ये सारे अपोजिशन के प्रति जो एक नफरत का माहौल है, स्पॉन्सर्ड है कॉर्पोरेट का, उसकी वजह क्या ये वेलफेयर इकोनॉमी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी हाँ पंकज, आपसे। नहीं, ये तो देखिए बहुत साफ है। इस समय मीडिया जिस तरीके से विपक्ष को रिडिक्यूल करता है या सरकार की जगह विपक्ष से सवाल पूछता है, उसकी घेरेबंदी करता है और रात दिन करता है, वो तो बहुत स्पष्ट है। सारा मीडिया इस देश के जिन कॉरपोरेट उस तरह के कंपनीज का है, आप जानते हैं किसका है। ज्यादातर लोगों का 2-3 कंपनियां हैं, बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां, और जहां वो नहीं है वहां उनके विज्ञापनों का जोर है। तो वो तो पूरा उनका एजेंडा है। 2014 के बाद जिस तरीके से इस देश के मीडिया का चरित्र बदला और मीडिया सरकार का एक प्रचार विभाग का एक टूल बन गया और जहरीला टूल बन गया। जैसे पहले हम लोग भी मीडिया में रहे हैं, आप जानते हैं कि प्रचार विभाग की कोई हैसियत नहीं होती थी। ये माना जाता था ये तो सरकार जो बोल रही है वो उसको रटता है, और जो मीडिया है उसका काम दरअसल जमीन पर जाकर हकीकत को पता करना, उसका विश्लेषण करना, लोगों के सामने एक सच्चाई रखना, सरकार की आंख में आंख डालकर बोलना, सवाल करना, ये मीडिया का काम है। 2014 के बाद वो बदल गया पूरी तरीके से, और वो इसीलिए बदल गया कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो दरअसल क्रोनी कैपिटलिज्म की सेवा करने के लिहाज से सबसे ज्यादा, जिसको कहते हैं कि ऐसे गुलाम साबित हुए हैं जिन्होंने कभी कोई सवाल किया ही नहीं। जो उनसे कहा गया वो उन्हें करना है, उन नीतियों को उन्हें लागू करना है, और यहां तक करना है कि किसानों को साल भर तक दिल्ली की घेरेबंदी करनी पड़ी। ये तो कहिए किसानों ने, तमाम 700 किसानों ने अपनी शहादत देकर उनके कदम पीछे खींचने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया, अन्यथा वो इस देश के कृषि को भी बर्बाद करने के लिए उतारू हो गए थे। तो मोदी पर पूरा जो दांव लगा है वो वही है कि एक ऐसे घोड़े पे दांव लगाओ जो क्रोनी कैपिटलिज्म का पूरा जो सिस्टम है उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाए। और राहुल गांधी बार बार इस बात को कहते हैं कि ये दो विजन की लड़ाई है। एक तरफ मुनाफा कमाते जाओ, इतना मुनाफा कमाओ कि मतलब जिसकी कोई हद न रहे, उसके राह में कोई रोड़ा न रहे, और दूसरी तरफ एक ऐसी मिक्स्ड इकोनॉमी की बात होती है जहां लोगों के राइट भी रहे, लोगों के जेब में पैसा रहे,
और एक असमानता की जो खाई है जो बहुत बड़ी होती जा रही रात दिन, जो शायद पूरी दुनिया के लिए अब संकट की बात है, वो असमानता की खाई धीरे धीरे कम हो। ये एक बड़ा संकट शायद पूरी दुनिया में इस समय है, और भारत में जो इस समय कॉर्पोरेट लॉबीज हैं बड़ी बड़ी, वो इसीलिए रात दिन नरेंद्र मोदी का गुणगान करती हैं और विपक्ष को रिडिक्यूल करती हैं कि उन्हें लगता है कि सबसे जो उनका विश्वस्त घोड़ा है वो यही है, वो आरएसएस और बीजेपी के लिहाज से चलने वाला नरेंद्र मोदी नाम का वो शख्स है जो इस उनके रथ को बहुत तेजी से दौड़ा रहा है, जो भाग रहा है। आप देखिए ना, नहीं तो यही आरएसएस जबकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो ये स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी आंदोलन और क्या क्या बात बोलते थे, हम सब उसके साक्षी हैं। आज इनके मुंह से जबान नहीं फूटती। तो नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने आरएसएस की कुछ भी अगर पुरानी जो कुछ बातें रही हो आर्थिक नीतियों के संबंध में, वो सब खत्म कर दिया, कोई सवाल नहीं। अब ये इतने पावरफुल हो गए हैं कि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर, राजनीतिक दल के रूप में, और आरएसएस एक ऐसे बड़े संगठन के रूप में जिसका समाज पर कोई नैतिक असर भी एक ही हिस्से पे सही था, शायद वो संभव नहीं रह पाएगा। बिल्कुल। और पंकज विद्या जी, वक्त की पाबंदी है और वक्त खत्म हो रहा है, हमारा 5 मिनट बचे हैं, लेकिन हम पहले ही प्रोग्राम खत्म करते हैं। और दोस्तों, शुरू में जो तकनीकी खराबी आई उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, और कभी कभी हमारे आपके बस में नहीं होता है चीज़ें कि वो बिगड़ जाती हैं। एनीवे, तो इसी पर हम आज प्रोग्राम खत्म करते हैं। आज की चर्चा कि इतिहास, जब भी वक्त में ये नफरत का दौर जरा हटेगा, ये सोशल मीडिया और कॉरपोरेट का जब असर कम होगा, लोग थोड़ा सा समाज ठहर के देखेगा, तो वो सोनिया गांधी की पॉलिटिकल लीगेसी को, सोनिया गांधी की जो इकोनॉमिक विजन है, जो अधिकारों का समावेश किया गया आर्थिक आज़ादी के लिए, आर्थिक अधिकारों के लिए, उसको ज़रूर याद करेगा समाज और इस इतिहास। और सोनिया गांधी की जो पॉलिटिक्स है, यानी जो करीब 24 साल का उनका सफ़र है राजनीति का, वो वाकई बहुत सारे मुश्किलों से, बहुत सारी सफलताओं से और बहुत सारी असफलताओं से भी हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि एक महिला होने के नाते, और ऐसी महिला जिसने तमाम ट्रेजेडीज अपने परिवार में देखी, वो 2 दशक 2.5 दशक तक और अभी भी भारत की राजनीति का एक सेंट्रल फिगर है, एक केंद्रीय पर्सनालिटी है, जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा जाएगा, बहुत कुछ कहा जाएगा। और इसी के साथ आप दोनों का, विद्या जी और पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। G Files, Big Debate.